दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में यहाँ के निवासी जो यहाँ के लोग हैं वो खेती और पशुपालन पर है निर्भर रहते हैं। पुराने जमाने में यहाँ के लोगों ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में एक जमीन के बड़े भाग को इसलिए छोड़ दिया कि यहाँ पर हमारे जो पशु हैं वो यहाँ चरेंगे। हम जिन देवी देवताओं को मानते हैं उनके यहाँ पर मंदिर बनाएंगे। उस जगह का, उस स्थान का नाम रखा ओरण, जो आजकल काफी चर्चाओं में है। हालांकि ओरण बचाने को लेकर पिछले लंबे समय से सीमांत क्षेत्र के लोग संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कई जगह पर ये ऐसे प्रयास हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में काम करने वाली सोलर कंपनियां, उनकी नजर जो है इस ओरण जमीन पर है, जिसको लेकर कई विरोध प्रदर्शन हमें देखने को मिले हैं। आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वेल एजुकेटेड लेखक, पत्रकार और राजनेता आजाद सिंह राठौड़, जो इस विषय को लेकर बारीकी से लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। अगर पिछले कई सालों की बात करें तो इन्होंने कई बार इस ओरण के विषय को लेकर सरकार को पत्र लिखे हैं, कई बार इस मुद्दे को उठाया है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब से ये ओरण का विषय आया तो कई लोग ये जानने को लेकर इच्छुक हैं कि आखिर ओरण है क्या। सबसे पहले तो आपका स्वागत है आजाद सिंह जी। और मेरा पहला ही सवाल है जो पिछले 2 दिन से काफी चर्चाओं में है, डिम्ड फॉरेस्ट क्या है? हम उसकी परिभाषा आपसे जानना चाहेंगे। धन्यवाद अशोक जी। सबसे पहले जैसा अभी आपने फरमाया ओरण का, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ओरण की जो ज़मीन है वो किसी भी कंपनी को या किसी भी व्यक्ति को कभी भी आवंटित हो ही नहीं सकती और किसी भी गैर वानिकी कार्य के लिए उसे आवंटित नहीं किया जा सकता है, जैसे माइनिंग्स वगैरह इस तरीके। फिर जो आपने पूछा कि भाई डीम्ड फॉरेस्ट क्या चीज़ है, 1990 के दशक में एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी, मैं याचिकाकर्ता का नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे जो वन विभाग का एरिया या पर्यावरण मंत्रालय के अधीन जो ज़मीनें आ रही हैं उनका मार्केशन होने के बाद में इतने लंबे समय में बहुत सारे नए ऐसे एरिया भी डेवलप हो गए हैं जहां जिनको वन का दर्जा दिया जा सकता है, जहां आप सघन वन है या फिर उस समय जो है वो इसके अंदर दर्ज नहीं हो पाए, तो डेवलप भी नहीं हो पाए, तो क्यों ना उन्हें डीम्ड फॉरेस्ट का दर्जा देके और उन ज़मीनों को भी जो है वन विभाग के अधीन कर दिया जाए। एक इस तरह की याचिका लगी, जिसके बाद में वो लगातार चलते हुए और अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया कि क्यों ना राजस्थान में जो ओरण है जिसे वन का ही दर्जा है और उसमें गैर वानिकी कार्य जो है वो होता भी नहीं है, तो क्यों ना ऐसे डीम्ड फॉरेस्ट को दे दिया जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि डीम्ड फॉरेस्ट ये हैं जो जंगल तो हैं, वन है, वह वन्य जीव भी हैं, लेकिन वो कहीं कागजों में नहीं है कि वन है। ये नहीं, कागजों में कई जगह डीम्ड फॉरेस्ट घोषित किए हुए हैं, कई जगहों को, ऐसे कर्नाटक में जैसे इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं कि जहाँ बहुत एक लंबे चौड़ा जो एक भूभाग है वो 40% से ज़्यादा अगर वन आच्छादित है और उसमें निजी खातेदारों की ज़मीनें नहीं हैं तो उन्हें डीम्ड फॉरेस्ट घोषित किया गया है। और कई ऐसे भी भूभाग हैं जो निजी लोगों द्वारा वृक्षारोपण, पौधारोपण के कारण जो है वहाँ वृक्षों की सघन संख्या होने के कारण उन्हें डीम्ड फॉरेस्ट घोषित किया गया है। तो वो एक अच्छी चीज़ है, वो गलत नहीं है। पर अपने यहाँ जो मुद्दा ये है कि ओरण को डीम्ड फॉरेस्ट घोषित क्यों नहीं कर दिया जाए। इसके पीछे जो सुप्रीम कोर्ट की जो जानने की मंशा थी कि जब ये वन ही है तो क्यों ना इसे वन विभाग को ही दे दिया जाए ताकि इसकी सुरक्षा हो सके और देखा जाए। अब ओरण क्या है? ओरण, इस बात को हमें समझना होगा कि ओरण और हम जो हैं, हमारा जो जीवन है वो एक दूसरे के पूरक है। ओरण से हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, साथ साथ ओरण की हम रक्षा करते हैं। ओरण से हमारा जो है वो धार्मिक भी जुड़ाव है, क्योंकि हमारे मंदिर वहाँ पर हैं, भूमिया जी के पालिये वहाँ पर हैं और शमशान भूमियाँ वहाँ पर हैं, तालाब वहाँ पर हैं। हम लोग ओरण से सूखी लकड़ी तो इस्तेमाल करते हैं, पीने का पानी भी इस्तेमाल करते हैं, पर इसके अलावा ओरण की हम लोग रक्षा करते हैं। जैसे हरा पेड़ नहीं काटते, तालाब को ख़राब नहीं करते या फिर किसी तरह का खनन नहीं करते, पर पशुओं को चराते हैं। तो हमारा और पर्यावरण के बीच में ओरण जो एक बड़ी योजक कड़ी है
और इस योजक कड़ी को हम लोगों ने सदियों से बनाए रखा है और एक दूसरे के हम लोग सदैव पूरक रहे हैं। इसे अगर आप पहली बात तो ये कि आप इसे बदलना ही क्यों चाहते हैं। इसमें एक भावनात्मक मुद्दा और है कि जितनी भी ओरण हैं उनमें से अधिकतर ओरण या लगभग सभी वो किसी ना किसी देवी देवता ईश्वर के नाम पर है। माँ नागनी चा की ओरण, जोगमाया की ओरण, जोगमाया की ओरण, बाबू जी की ओरण, तेजा जी की ओरण। तेजा जी की ओरण। तो वो भी एक हमारा भावनात्मक लगाव है कि उसका नाम परिवर्तन करके आप जो है उसे डीम्ड फॉरेस्ट घोषित कर दोगे। डीम्ड फॉरेस्ट में डीम्ड फॉरेस्ट की कोई डेफिनेशन भी अभी तक पूरी तरह से सामने सरकार ने नहीं रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को पूछा कि डीम्ड फॉरेस्ट आगे से है क्या, इसकी पूरी डिफाइन तो कीजिए। तो वो भी होना बाकी है। तो सबसे पहला तो ये किया क्यों जाए। इसमें कुछ लोग तर्क देते हैं कि इससे जो वहाँ अतिक्रमण हो रहा है वो रुक जाएगा। इंग्लिश में कहते हैं कटिंग ऑफ हेड इज़ नॉट ए क्योर ऑफ हेडेक। सरदर्द का इलाज सर काटना नहीं है। अतिक्रमण अगर हो रहा है क्योंकि और जिसके कस्टोडियन आज के तारीख में ज़िले के अंदर जो हैं वो हाईएस्ट पोस्ट कलेक्टर है, तो कलेक्टर जिसके कस्टोडियन है और वहाँ अतिक्रमण हो रहा है, उस अतिक्रमण को बचाने के लिए वन विभाग के डीएफओ के ऊपर जिम्मेदारी दे देना और कहना कि कलेक्टर सक्षम नहीं है, डीएफओ आज से अतिक्रमण की जो है वो जिम्मेदारी संभालेगा, तो ये तो किसी भी तरह की कोई लॉजिकल बात नहीं है। नहीं अजय सिंह जी, मेरा ये सवाल है कि अगर ओरण की जो जमीन है उसको अगर फॉरेस्ट में वहाँ दिया जाता है तो उसका संरक्षण होगा, वहाँ वन विभाग काम करेगा, तो इसमें क्या बुराई? मैंने बताया ना कि कटिंग ऑफ हेड इज नॉट अ क्योर ऑफ हेडेक। अच्छा, दूसरा, वन विभाग की जो ज़मीनें हैं उसमें मानवीय दखल की जो गुंजाइश है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। आप उसमें जा नहीं सकते, आप पशु को नहीं जा सकते, आप वहाँ से लकड़ी भी नहीं सूखी लकड़ी भी नहीं उठा सकते। तालाब के पानी को भी आप जो है वैध तरीक़ा से देखा जाए तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। शमशान उसके अंदर है, आप वहाँ माचिस तक नहीं लेके जा सकते। आप शमशान भूमि को इस्तेमाल करने की बात तो कैसे संभव होगा। तो मैंने बताया कि ओरण और वन विभाग की ज़मीनों में जो फ़र्क है वो बड़ा फ़र्क ये है कि ओरण और हमारा जो जीवन है वो एक दूसरे के पूरक है। ओरण से हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं और ओरण को हम लोग बदले में सुरक्षा देते हैं, पर वन विभाग की ज़मीनों में हमारा हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं है। और ये कहा जाए कि इससे अतिक्रमण रुक जाएगा, रेलवे की ज़मीन में अतिक्रमण है, डिफेंस की ज़मीन में अतिक्रमण है, तो क्या वन विभाग को देने से सही हो जाएगा? अच्छा, वन विभाग की खुद की ज़मीनों में बहुत सारे अतिक्रमण है, तो उन्हें कौन बचाएगा? आप ये कहना चाह रहे हैं कि ओरण की जो ज़मीन है उसका और मानव जीवन का एक दूसरे के वो पूरक हैं। बिल्कुल। और अगर इसी ओरण की ज़मीन को अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दिया गया तो वहाँ उनका हस्तक्षेप फिर नहीं रहेगा। हस्तक्षेप नहीं रहेगा। और जो मैंने बताया ना कि मानव के जीवन में के और पर्यावरण, मानव जीवन और पर्यावरण के बीच में ओरण एक योजक कड़ी के रूप में है कि ओरण का हम इस्तेमाल करते हैं पर ओरण को ख़राब नहीं करते हैं। उसके बाद में वो हमारे से जो है बिल्कुल वो दूर सा हो जाएगा। और दूसरा, मैंने बोला कि हमारे ओरण हैं उसमें हमारे मंदिर हैं, हमारे बहुत सारे ये भूमिया जी के पाड़िए हैं। कल डीम्ड फॉरेस्ट की क्या परिभाषाएं तय होगी, कल उनमें क्या परिवर्तन होगा। आज ओरण है तब तक तो बिल्कुल तय है कि ये ज़मीन है तो आप किसी को दे सकते हैं, ना इस पर कोई गैरवानी कार्य हो सकता है। अजय सिंह जी, लोगों की भावना इस ओरण से इतनी जुड़ी हुई होती है कि ओरण की ज़मीन के अंदर जाकर के अगर लकड़ी भी उनके हाथ से टूट जाती है गलती से, तो फिर वहाँ पर वो पौधा लगाते और अपने आप को पाप मानते कि यार मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, गुनाह कर दिया। बिल्कुल। इस प्रकार की अगर कहीं भावनाएं जुड़ी और उसी ज़मीन के अंदर कहीं नहीं आने दिया जाए तो ये अपने आप में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ क्या? बिल्कुल, मैंने बताया ना कि डीम्ड फॉरेस्ट की परिभाषा तो कल दोबारा बदल सकती है। कल उसमें कुछ नया कानून भी जुड़ सकता है, कुछ उसमें से घट भी सकता है, और आने वाले समय में उसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है वो भी बड़ी बात है। आज के समय जो ओरण की परिभाषा है, जिसमें एज पर सुप्रीम कोर्ट भी कि ओरन्स आर ट्रेडिशनली सेक्रेड ग्रुप्स मोस्टली फाउंड इन राजस्थान, दे आर मेंटेन्ड एंड प्रिजर्व्ड बाय लोकल कम्युनिटी, दे आर कम्युनिटी। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन? हाँ, ये उनके फैसले हैं, उनमें ये चीज़ लिखी हुई है। और उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि ऑफन दे आर अटैच विद द लोकल डेटी, मतलब कि किसी न किसी ईश्वर के नाम पे या किसी लोक देवता के नाम पर जो है ओरण उन्होंने ज़मीन छोड़ी हुई। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। ये इसकी तुलना आप किसी वन विभाग की ज़मीन से, किसी अन्य विभाग की ज़मीन से आप इसकी तुलना नहीं कर सकते। और इसको सहेजा है, इसको लोगों ने बरसों सहेजा है।
फिर जैसे मैंने यही कहा, जानना चाहते हैं हम। फिर जैसे मैंने कहा कि किसी भी तरह का कानून तोड़ना और अपराध ये भी हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए कि अगर यहाँ पर 99% लोग सही हैं तो 1% गलत लोग भी हमारी सोसाइटी में ही हैं। कुछ लोग उनमें से अतिक्रमण जमीनों पे, औरन की ज़मीन पे करना चाहते हैं और कहीं पे हुआ भी होगा, पर इस कारण से सिर्फ औरन का दर्जा ख़त्म कर दिया जाए तो वो गलत है। होना ये चाहिए कि 1% लोगों को ये करने से रोका जाना चाहिए, बजाय 99% को आप खत्म करो, आप 1% को खत्म कीजिए। आपने जैसा पहले बताया कि इसके अभी जो इनके पास जो पावर है औरन की जमीन की, वो जिला कलेक्टर के पास होते हैं। और अगर फॉरेस्ट आज के समय राजस्व 1956 जब सेटलमेंट हुआ तब से औरन जो है वो खातेदार के रूप में दर्ज है और राजस्थान सरकार उसकी मालिक है, और राजस्व का जो जिले का जो एक तरह से जो कस्टोडियन है वो जिला कलेक्टर होता है। तो ये भी आपने जो बड़ी रोचक बात कही कि जिला कलेक्टर से चीज़ निकाल कर उससे छोटे वन विभाग के ऑफिसर को जो है वो उसकी सुरक्षा दे दी जाए, तो इस ऐसे जिला कलेक्टर खुद ही उसकी रक्षा करे। कहीं ना कहीं टेक्निकल अगर बात करें, अगर ऐसा होता है तो ये कहा जा सकता है कि भी जिला कलेक्टर से संभली नहीं जा रही है अपने इसे अधीनस्थ एक अधिकारी को। यदि हालांकि जिला कलेक्टर का और हमारा राजस्थान सरकार का इसमें रोल नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये एक जारी हुआ था और वहाँ पे भी एक याचिका लगी थी कि क्यों ना ऐसा कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसमें जो ऐसे, हाँ, राजस्थान सरकार की जो गलती थी वो ये थी कि जब आपत्तियाँ मांगी गई तो किसी ने मुझसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं आपकी बात बीच में रोकना चाहूंगा। ये याचिका जो लगाई थी ये कहाँ के निवासी थे? क्या कर्नाटक के या तमिलनाडु के शायद, मैं इनका नाम भूल रहा हूँ। साउथ इंडियन थे। हाँ हम तो क्या साउथ इंडियन व्यक्ति जिन्होंने याचिका लगाई उनको यहाँ की औरन की जमीन के बारे में यहाँ सब कुछ उन्होंने ऐसा उस पे औरन की जमीन या पर्टिकुलर इसी मंदिर माफी की जमीनों के लिए नहीं लगाई, जिसे हम औरन कहते हैं पूर्वी राजस्थान में या मध्य राजस्थान में, क्या मध्य हिंदुस्तान में मंदिर माफी की ज़मीनें भी कहते हैं। उन्होंने इसलिए याचिका नहीं, उन्होंने तो ये कहा था कि जो अब नए वन विकसित हो रहे हैं या उस समय सेटलमेंट के समय या वन विभाग के या उसमें दायरे में जो नहीं आए और आज वो उनको संरक्षित किया जाना ज़रूरी है, तो क्यों ना वन विभाग के दायरे में उसे ले लिया जाए। ऐसी उनकी याचिका थी और उनकी मंशा गलत नहीं थी। पर मैंने कहा कि हम ये जो हिंदुस्तान है ये बहुत लंबा चौड़ा है, यहाँ के लोगों की खान पान से लेके, रहन सहन से लेके, संस्कृति से लेके बहुत अलग अलग है। आप नागालैंड की तुलना राजस्थान से नहीं कर सकते, कश्मीर की तुलना कन्याकुमारी से नहीं कर सकते। तो उस दरमियान जब सभी चीज़ों पे हुआ तो ये भी हुआ कि औरन एक वन जैसा है, तो क्यों ना इसे वन ही बना दिया जाए और वन में ही शामिल करके और वन विभाग के अंतर्गत ही दे दिया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर तो राजस्थान से भी मांगे गए होंगे, अभी क्या आपत्ति मांगी है? अभी जैसे मैंने बताया, अभी आपत्तियां मांगी गई। राजस्थान सरकार ने उस समय जो गलती की, जिसपे जो मैंने अपना विरोध भी दर्ज कराया कि सुप्रीम कोर्ट ने आपसे आपत्तियां मांगी कि भाई ये फलां ये औरन और गोचर हैं, इनको हम लोग डीम्ड फॉरेस्ट घोषित कर दें, तो क्या आपको आपत्ति है क्या? मतलब इनको कर दिया जाए तो आपको आपत्ति है क्या? तो राजस्थान सरकार को जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मेरे कहने का मतलब है कि मेरे ज़िले में अगर औरन है या मेरे गांव में अगर औरन है, तो राजस्थान सरकार को कैंप लगाकर पूरी जानकारी देकर और फिर बताना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई एक आदेश निकल जाए, कोर्ट को छोड़ दीजिए आप, कोई सरकार एक आदेश निकाल दिया जाए कि आज से जो है आप सभी के मोबाइल जब्त कर लिए जाएंगे, किसी को आपत्ति हो तो बता दो, और मैं आपको इस बारे में बताऊँ ही नहीं, और अगले दिन आके मोबाइल आपको ले जाऊँ कि आपके मोबाइल तो जब्त करने का आदेश हो गया, तो मुझे उससे पहले ये बताना चाहिए आपको कि ऐसा ये है, ये चीज़ आदेश निकला है। अगर आपत्ति दर्ज कराओगे और बताओगे कि नहीं आपके लिए मोबाइल क्यों जरूरी है, तो हम आपको मोबाइल दे भी देंगे। तो ये किसका फ़र्ज़ है? सरकार का फ़र्ज़ होना चाहिए था कि वो गांव कैंप लगाते और बताते कि आपके गांव में इतनी औरन है, ये गोचर है और इसको डीम्ड फॉरेस्ट घोषित किया जाएगा। डीम्ड फॉरेस्ट घोषित होने पर ये चीज़ होगी, औरन होने पर ये चीज़ है, गोचर होने पर ये चीज़ होगी। और अगर आपको ये आपत्ति है, और मैं तो कहता हूँ कि अगर गांव वालों को ये मंजूर है कि नहीं साहब हमारे तो डीम्ड फॉरेस्ट ही करवा दो आप, तो अगर आपत्ति नहीं है तो कर देना चाहिए। पर हुआ क्या, नतीजा ये निकला कि जब ये सब चीज़ें हुई और आपत्ति दर्ज कराने की जो तारीख थी वो 3 अप्रैल थी, शायद 3 अप्रैल 2024। ओके, 3 अप्रैल थी या 3, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ उसमें। हाँ। तो 3 या 4 तारीख थी कुछ ऐसी, मार्च अप्रैल की या फरवरी की, मतलब इसी साल की। हाँ। तो जब वो वक्त नज़दीक आया तो मालूम हुआ तो हम लोगों ने अपने गांव में अपने कार्यकर्ताओं को भेजा
हर गांव के सरपंच से बात की, मैंने खुद हर गांव के सरपंच से बात की है जहाँ ओरण है और जहाँ जिन लोगों को जिन तक पहुंचना संभव है, जिन तक बात करना है, जिनका डेटा मेरे पास में है, वहाँ एक एक लोगों से बात की, तमाम पूरे ज़िले के अंदर बात की। ज़िले की में बात करने के बाद में जैसलमेर से जो फ़ोन आने लगे उन्हें भी मैंने बताया, समझाया। तब जो है पूरे ज़िले की आपत्तियाँ लगी हैं। उसके बाद में संपूर्ण ज़िले की आपत्तियाँ भी मैंने अपने मार्फत लगवाई हैं कि मुझे पूरे संपूर्ण ज़िले में ओरन को अगर डीम्ड फॉरेस्ट घोषित किया था तो मुझे आपत्ति है इस बात की और मेरा ये अधिकार बनता है। तो मैंने वो भी आपत्ति लगाई और उसका नतीजा ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि जिलेवार कमेटी बनाई जाए और कमेटियाँ बनाकर और उनकी आपत्तियाँ सुनी जाए। तो जब आपत्तियाँ ये सुनने आएंगे उस समय मैं आपको बुलाऊंगा और आप और मैं मिलके अपनी आपत्ति वहाँ दर्ज करवाएंगे। बहुत ही मतलब ये एक अपने आप में गहरा विषय है कि इस प्रकार की बिल्कुल ये मैंने आपको क्या कहा कि हंगामा करना मकसद नहीं होना चाहिए, आपका मकसद काम करना होना चाहिए। और उस समय अगर हम लोग ये आपत्तियां दर्ज नहीं करवाते तो आज ये सारा जिलेवार कमेटी का निर्णय नहीं होता। अब मैं आपको बताऊं कि हंगामा करने में और कार्य करने में कितना फर्क है। ओरन की बात चल रही है, इसीलिए जैसलमेर जिले में पिछली सरकार के अंदर वहाँ के विधायक रूपाराम जी ने 10 या 11 है सरकारी ज़मीनों को ओरण में तब्दील करवाया और राजस्व में दर्ज करवाया और ये सब मिलाकर लगभग 30,000 बीघा जमीन है। ये काम उन्होंने किया है। नहीं तो उस समय तो अभी आप मेरी बात सुनिए कि क्या आप ये सोच सकते हैं कि पिछले 5 सालों के अंदर 30,000 बीघा नया ओरण बन गया? मतलब ये अपने आप में एक बड़ा, जबकि एक तरफ ओरण को छीना जा रहा है, किया जा रहा है। तो आपका काम करने की अगर आपकी इच्छा होती है तो आपके पास में बहुत सारे तरीके होते हैं जिन पे आप काम कर सकते नहीं हो। उस समय तो भाजपा के, आप जब कांग्रेस सरकार की बात कर रहे हैं उस समय अगर वर्तमान के विधायक की बात करें, जैसलमेर छोटू सिंह भी ओरण बचाओ को लेकर आंदोलन कर रहे थे, सभी कर रहे थे। ऐसा मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ है। मैंने ये कब कहा कि भाई किसी और का प्रयास जो है वो कुछ भी काम मायने नहीं रखता, सभी के पास, पर ये ऐसा हुआ है। तो यानी कि आज भी ऐसी बहुत सारी ज़मीनें जो ओरण में जो है शामिल नहीं है, मतलब दर्ज नहीं है, पर हम लोगों ने उनको उसका ओरण का दर्जा दे रखा है, या वहाँ की जो परिस्थिति की है वो इस तरह की है कि उसे ओरण के रूप में दर्ज किया जा सकता है। तो आज भी हमें दर्ज कराने के लिए काम करना चाहिए। आज भी हमें उस पर ओरण के रूप में उसे दर्ज करवाने के लिए काम करना चाहिए। ऐसा है बायोलॉजी, ऐसा कर सकते हैं। मैंने बताया पिछली पूर्ववर्ती हमारी जो कांग्रेस सरकार थी और सिर्फ जैसलमेर जिले के अंदर 10 या 11 ओरण दर्ज हुई है, जिसमें लगभग 30,000 के आसपास भूमि है। कुछ आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 30 नहीं 29 होगा, और 30,000 के बीच में ओरण दर्ज करवाई, जिसमें ये अपना आसपास की बड़ी ओरणें शामिल हैं। ओरण को लेकर अपन लंबी चर्चा करते रहेंगे। मेरे एक सवाल बीच में ये भी है कि अधिकतर हम लोग अगर अपने इस क्षेत्र की बात करें, बाड़मेर, जैसलमेर और ये बीकानेर का जो एरिया है, इनके ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो अधिकतर जो गांव हैं उनके जो शमशान घाट सार्वजनिक बने हुए वो ओरण की जमीन में है। तो क्या ओरण की जमीन फॉरेस्ट लैंड जब हो जाएगी, उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्वायर कर लेगी, तो क्या उसके बाद उसका यूज पब्लिक नहीं कर पाएगी? आपत्तियां जब दर्ज करवाई जा रही थी या जब वक्त था, यही काम होता है सरकार का कि आके हमें बताए कि वो उसके बाद में क्या प्रावधान रहेगा, क्या हमारी हिस्सेदारी रहेगी, क्या नहीं रहेगी, या किस सब चीज़ों के जो पैमाने क्या रहेंगे। यही तो मुख्य विषय है कि आप डीम्ड फॉरेस्ट को डिफाइन कीजिए और वो डीम्ड फॉरेस्ट हमारे ऊपर कैसे लागू होता है वो तय करवाइए। पहले ये तो मालूम हो कि भाई डीम्ड फॉरेस्ट में आप हमसे क्या चाह रहे हैं। क्या आप हमसे ये चाह रहे हैं कि भाई हम वहाँ पाँव कदम तक नहीं रखें? क्या आप ये चाह रहे हैं कि कदम तो रखें पर ये शमशान ये सब ये तो नहीं हो पाएगा? क्या आप ये चाह रहे हैं कि भाई मंदिर का किसी तरह का उसका यूज ले पाएंगे, नया निर्माण या फिर किसी तरह का और चीज़ों का उसको चाहे वो बिजली वहाँ तक पहुँचाना हो या कुछ भी हो, सड़क पहुँचाना हो। आप ये कह रहे हैं डिफाइन नहीं किया, इस चीज़ डिफाइन नहीं हुए तो, और डिफाइन हमारे ऊपर कैसे लागू? आपने मान लीजिए कर्नाटक में वो डिफाइन कर रखा है। कर्नाटक की वो जो मैंने बताया कि भाई ओरण, कर्नाटक में तो ओरण नहीं है, कर्नाटक में किसी और सबको, जैसे मैंने बताया मंदिर माफी जो है और शब्द यूज होता है, वहाँ वो होता है। तो वहाँ किस हिसाब से उसे किया जा सकता है?
तो वो सरकार का, मैंने ये बताया, राजस्थान सरकार को ये जो चीज़ें हैं वो हमें बतानी चाहिए थी कि भाई इस तरह से है, और आप आपत्ति का वक्त जो है वो नज़दीक आ गया, आप लोगों को आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए। और अब भी कल भी मैंने इस बात पे जोर दिया है कि जो कमेटियां गठित, उन कमेटियों की गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई है, उन कमेटियों को तुरंत गठित करके और जिन लोगों ने आपत्तियां दर्ज करवाई हैं उनकी आपत्तियों को तुरंत सुना जाना चाहिए, ताकि ये अभी जो आजाद सिंह जी मसला चल रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट की आप कह रहे हैं कि गाइडलाइन आई है कि भी जिलेवार जो कमेटियां हैं जिन्होंने आपत्तियां दी उनकी बात सुनी जाए? अभी तक ऐसी चीज़ें कुछ हुए नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अभी भी उस पर मामला है। अभी ये मामला क्या चल रहा है और उनका क्या, अभी जो आंदोलन चल रहा है वो क्या चाहते हैं, ग्रामीण लोग क्या चाहते हैं? किस पर्टिकुलर आप मैं अभी जैसे 2-3 मुद्दे की बात करें, जैसे भैया गांव में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। भैया गांव में मुझे ये पूरी तरह से नहीं पता है कि वहाँ ज़मीन जो है वो ओरन में है या फिर सरकारी ज़मीन है। ये जो है वो वहाँ के जो राजस्व से जुड़े व्यक्ति वो बता सकते हैं। अगर वो ज़मीन ओरन में दर्ज नहीं है तो सरकार से उसे ओरन में दर्ज करवाने की बात की जानी चाहिए। अगर हम पहले से उसे ओरन मानते हुए आए हैं और वहाँ पर जो ओरन के कुछ पैरामीटर्स हैं वो अगर वो फुलफिल होता है वहाँ पर, तो हमें ये करवाना चाहिए। और दूसरा, आज उसकी स्थिति क्या है, क्या वो किसी कंपनी को अलॉट कर दी गई है या होने वाली है, या फिर सरकार ऐसा सोच रही है, तो वह भी वस्तु स्थिति क्लियर हो। और इस बात पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस तरह की ज़मीनें और भी बहुत ज़्यादा हैं, जिनको भी कल हम ओरन मान के आज बैठे हैं और ओरन में दर्ज नहीं हैं, तो उनके लिए हमें बात करनी चाहिए। एक बार जब पानी बह जाता है तो उसके बाद में हमारे पास में सिर्फ हाथ पांव मारने की कुछ नहीं बचता, और हंगामा करने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। आप कह रहे हैं कि अभी भी समय है, बचना चाहिए। हाँ, अब इस पर्टिकुलर केस में तो ये तो लीगल वो इसमें एक जो है समझना होगा कि क्या स्थिति है, आज के समय क्या स्थिति है, क्या ओरन में दर्ज है वो, और सरकार ने उसे आवंटित कर दिया है, तो ये तो बहुत गलत है। आप इसके लिए किसी भी तरह से ही ऐसा नहीं हो सकता, और आवंटन जो है वो रद्द होगा ही होगा, और जिन लोगों ने किया है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। पर अगर ओरन में दर्ज नहीं है और सरकारी ज़मीन है और नियमों के आधार पर अगर दर्ज हुई है, तो फिर परिस्थितियाँ दूसरी बनती है। सो ये एक देखने का और समझने का एक विषय है, टेक्निकल पेज कि क्या चीज़ है, और उसके बाद में इस पे जो है पूरी तरह से चर्चा की जाए कि किस तरह, जैसे मैं किसी ने बताया कि वहाँ कुछ किसी खातेदारी ज़मीन भी है। अब खातेदारी तो उसका राइट है, तो आप उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, ना ही मैं कर सकता हूं, ओरन ना की ही ज़मीन सरकार है, कर वहाँ सकता पर सोलर के प्लांट्स लगते हैं, जीएसएस बन रहा है, जैसा कि बातें सामने आई कि वहाँ पर जो एक बड़ी कंपनी है, अडानी की कंपनी है, वहाँ पर जो है सोलर का जीएसएस बना रही है और वो ज़मीन ओरन की है, ऐसी बातें आई है। कोई कह रहे हैं कि वो खातेदारी ज़मीन है। बिल्कुल, अगर वो ज़मीन ओरन की है तो निश्चित रूप से आप तो ये बता रहे हैं कि उस पर काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने आवंटित की है, जिस भी ने भी ओरन की ज़मीन, चाहे वो कोई भी हो, तो उस पर कानूनी रूप से जो है कार्रवाई होनी चाहिए, और वो आवंटित हो ही नहीं सकती, किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। फिर भी किसी ने अगर कोई कागजों में हेरफेर करके करी है तो उस पर जांच करके और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई ही होनी चाहिए। पर हाँ, ये है कि मान लीजिए कोई सरकारी ज़मीन है, अपने कौन पड़त ज़मीन अपने कौन पड़त, अब अलग का और अलग कहाँ, तो पड़त ज़मीन सरकार दे सके। सरकार के पास में ये अधिकार है कि वो अपनी जो इस तरीके की कोई ज़मीन है तो वो किसी को दे सकती है। पर जैसे मैंने बताया कि वो ये एक वहाँ के लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि मैं कभी उस साइट पे गया भी नहीं हूँ, और मुझे पूरे ये संज्ञान में भी नहीं है कि उस साइट का क्या है। सारी ओरन जो है, वैसे तो देखो सभी भूमि गोपाल की सारी की सारी जो ये ज़मीन है, धरती है, आप मैं ये सब हम सब ईश्वर के हैं, पर ओरन के रूप में हम लोगों ने ईश्वर के नाम पर ज़मीन आइडेंटिफाई की हुई है। सरकारी ज़मीन अलग है, आपकी खातेदारी अलग है, और इसके अलावा भी गोचर के रूप में अलग ज़मीन आइडेंटिफाई कर रखी है, वो ज़मीन आइडेंटिफाइड है। अब अगर उनमें किसी तरह का कोई विवाद है या फिर उसमें किसी तरह की कोई, कई बार बहुत सारे नक्शों में ओवरलैपिंग का भी एक विषय हमारे सामने आता है कि ओवरलैपिंग के अंदर सैकड़ों बीघा ज़मीन जो है वो गायब सी हो जाती है, तो वो सारे एक लीगल उसके विषय हैं, तो उन पे अलग से बात होनी चाहिए।
अच्छा, एक पक्ष ये भी कहता है कि ओरन की ज़मीन नहीं है, सरकारी ज़मीन है, वहाँ पर इस प्रकार की कंपनियाँ आ रही है, हमारे को बिजली उत्पादन होगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा, इसमें क्या बुराई है? ये लोग निजी फ़ायदे के लिए सब चीज़ें करते हैं, आप इसको किस तरीके से देखते मैंने अभी तक जो आपसे बात की है वो पर्टिकुलर किसी एक जगह या उसके लिए बात नहीं की। मैं ओरन, चाहे वो बीकानेर में हो, चाहे वो बाड़मेर में हो, चाहे वो जालोर में हो, चाहे वो नागौर में हो, उस ओरन को बचाने का जो है वो हमारा जिम्मा है। एक तो ये मैंने बताया कि ये हमारा सबसे पहले अधिकार होना चाहिए। और सॉरी, लोगों में अब जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है, जो ओरन से विमुख हो चुकी है, जो हमारी संस्कृति से भी जो है थोड़ा सा अटैचमेंट, कई बार जब शहर की ओर हमारा रुख होता है तो अटैचमेंट कम हो जाता है, उन्हें भी जागरूक करके ओरन की महत्ता और ओरन के प्रति हमारे जो दायित्व हैं वो समझाने चाहिए, बताने चाहिए। तो मैं लगातार इसी विषय पे काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मुझे बहुत लंबे समय तक इस पे काम करना होगा। ये तो जो मैंने बताया कि अभी मैं किस तरह से इस ओरन को देख रहा हूँ। दूसरा, किसी एक जगह का कोई किस्सा है, जैसा अभी आपने कहा कि किसी पर्टिकुलर एक जगह का किस्सा है, तो ये तो इसमें बहुत सारे लीगल पेच भी हैं, हो सकते हैं, और इसमें बहुत सारे दूसरे कारण भी हो सकते हैं। ये एक अलग विषय है। मैं किसी एक पर्टिकुलर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने ये बताया कि ये मैं आपको बताऊँ, ये ओरन की ज़मीन के ऊपर आवंटन होना जो है वो बड़ा असंभव सा है, वो ऐसा हो नहीं सकता। आज़ाद सिंह राठौड़ ने कब ओरन को लेकर ये शुरू किया और क्यों मन में ये बात आई कि यार मुझे ओरन के लिए करना है? क्योंकि हम लोग आपको देख रहे हैं, पिछले लंबे समय से देख रहे हैं, और जब भी मिलते हैं ओरन की चर्चा होती है, जहाँ कहीं होती है आज़ाद सिंह हैं तो ओरन की चर्चा होती है। नज़दीक में चूली गांव है, बाड़मेर के चूली गांव से मेरा बड़ा भावनात्मक मेरा लगाव रहा है शुरू से ही। और विशेषकर जब नवरात्रा के दिनों में मैं वहाँ बहुत लंबे समय तक वहाँ रहता था। एक वहाँ नागनीचा माता जी की ओरन है, नागनीचा माता जी का मंदिर है, पास में तालाब है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ लगभग 2005, 6, 7, 20-25 साल की मेरी उम्र हुई होगी। मैं तो नज़दीकी कई, जब आप किसी चीज़ के बहुत नज़दीक से, आप हमेशा उन चीज़ों के नज़दीक होते हैं, पर आपके जीवन में एक वक्त आता है जब आप नज़दीकी चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, तब आपको मालूम होता है कि यार वर्षों से मैं जिन जगहों पे घूम रहा हूँ इनका बहुत ज़्यादा महत्व है और इनको संरक्षित किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो चूली की जो नागनीचा मंदिर की जो ओरन है, ये ओरन के बारे में मेरे मन के अंदर संरक्षण का जो भाव लाने वाला जो पल है वो नागनीचा मंदिर, नागनीचा माता जी का दिया हुआ है। तो तब से मैं इस बारे में ज़रूर सोचता हूँ कि हमारे यहाँ ओरन जितने भी हैं उनको संरक्षित किया जाना चाहिए। और ये हमसे जुड़े हुए हैं, मतलब कि आप सोचिए कितने सालों का, सदियों का इतिहास जो है समेट के सिर्फ आस्था, खेती, पशु इन चीज़ों के नहीं, कहीं ना कहीं मानव जीवन के लिए भी ये बिल्कुल मानव जीवन के लिए ज़रूरी है। और इंग्लिश में जो कहते हैं ना कि सस्टेनेबल लिविंग मॉडल और को एग्जिस्टेंस विद नेचर, ये सबसे बड़े उसके उदाहरण हैं। जो ये अंग्रेजी के शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द जो इस्तेमाल करते हैं, शायद उनको तो ये भान भी नहीं होगा कि इनका असली मायने जो है वो तो यहाँ पर है कि सस्टेनेबल लिविंग। कभी आप पेड़ को नहीं छू सकते, पर लकड़ी, सूखी लकड़ी को इस्तेमाल कर सकते हो। आप पशु को चरा सकते हो, वो बेर खा सकते हैं, सांगरी ले सकते हैं, पीलू खा सकते हो, सांगरिया खा सकते हो, पर आप जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नुकसान तो क्या, मतलब उसकी डाली तक को आप नहीं काट सकते, छू सकते। तो ये सस्टेनेबल लिविंग यही मॉडल है। और क्या है कि कम से कम उपयोग करते हुए अपनी ज़रूरतों का, कम से कम संसाधन का उपयोग करते हुए अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, साथ ही साथ उस संसाधन का भी पूरी सुरक्षा करना, यही है सस्टेनेबल लिविंग। को एग्जिस्टेंस उसे कहते हैं कि दो अलग अलग धारा के चीज़ें या लोग, या जिसे आज के समय माना जाए कि पर्यावरण और मानव, ये बिल्कुल दो विपरीत धाराएं हो गई वर्तमान समय। हाँ, क्योंकि मानव जो है वो सबसे अधिक पर्यावरण का दोहन करता है, और पर्यावरण जो है वो मानव से बजाय कुछ लेने के वो ताउम्र उसे देता ही रहता है। तो वो एक तरफा हो गया उसका पर्यावरण का मानव के साथ रहना, चाहे कहीं पे भी है। पर ओरन के अंदर ये को एग्जिस्टेंस है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि मानव उसकी सुरक्षा करता है और बदले में ओरन जो है उसे
खाने के लिए फल भी देता है, पीने के लिए पानी भी देता है, उसके पशुओं के लिए चारा भी देता है, जगह भी देता है, और आस्था के लिए मंदिर बने आस्था हुए। के लिए मंदिर हैं, वो सब भी है। बहुत ही खास जानकारी हमारे तमाम दो दर्शक हैं उनके लिए।